दोस्तों नमस्कार। पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया में बनी एक पार्टी की बहुत चर्चा है। ये पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। ये पार्टी दरअसल सोशल मीडिया पर बनी है और अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय नौजवान अभिजीत दीपके ने इस पार्टी का गठन किया है। पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी और इस कॉकरोच जनता पार्टी की गठन के पीछे सोशल मीडिया में बनी हुई इस पार्टी, जिसे हास्य व्यंग और सटायर के तौर पर देखा जा रहा था, उस पार्टी के गठन के पीछे यूं तो तात्कालिक कारण यह बताया गया कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक मौखिक टिप्पणी में बेरोजगार जो मीडिया में चले गए हैं या दूसरी जगह चले गए हैं, वकील बन गए हैं, उन सबको कॉकरोच कहा था। हालांकि बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने इस टिप्पणी से अपने आप को अलग कर लिया और यहां तक कहा कि मीडिया में उनकी बातों को गलत ढंग से पेश किया गया, बात वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन इस कॉकरोच जनता पार्टी को जो समर्थन मिला, खासकर सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पर लगभग 21 मिलियन फॉलोअर, 20.9 मिलियन का आंकड़ा, यानी 21 मिलियन के बेहद करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख के करीब अगर ये आंकड़ा पहुंच रहा है सोशल मीडिया पर इसके फॉलोअर का, जिसमें अभिजीत दीपके खुद इस बात को कहते हैं, ट्वीट करते हुए कहते हैं कि 94% से ज्यादा इसमें भारतीय हैं। तो यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि देश के अंदर नौजवानों के बीच किस तरह की परिस्थितियां हैं। चाहे वो नौजवान स्वरोजगार करने वाले हों, चाहे वो नौजवान बिजनेस व्यापार में लगे हों, चाहे वो नौजवान कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो नौजवान खेती किसानी में लगे हों, कहीं ना कहीं सत्ता और सिस्टम के सहारे मौजूदा दौर में इन नौजवानों की समस्याओं का निदान नहीं निकल रहा। एक दौर था, इंदिरा गांधी का दौर, आजादी मिले हुए 25 साल से ज्यादा हो चुके थे। उस दौर में भी लोगों के बीच एंग्री यंग मैन की छवि फिल्मों के माध्यम से दिखी और वो एंग्री यंग मैन जब सड़कों पर उतरा, फिल्मों वाला नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकल करके जब वो सड़कों पर उतरा, तब इंदिरा गांधी की पार्टी और पूरी सत्ता को एक तरह से साफ कर दिया और उसने इस देश में जनता पार्टी की सरकार बनाई। ठीक इसी तरीके से इस देश का नौजवान बोफोर्स के मुद्दे के साथ जब सड़कों पर उतरा, तो 400 पार जो आज लोगों के लिए सपना बना हुआ है, उस 400 पार वाली आजाद भारत की इकलौती राजीव गांधी सरकार को जनता के बीच बेहद अलोकप्रियता का सामना करना पड़ा और उसकी वहां एक नई सरकार, रामो वामो की सरकार के रूप में लेफ्ट और राइट के साथ मिलकर मध्यमार्गी लोगों की एक सरकार सामने आ गई। भले ही ये दोनों सरकारें दीर्घायु नहीं हुई, लेकिन जनता के बीच सत्ता विरोधी रुझान और लोगों के बीच जब सत्ता और सिस्टम के प्रति नाराजगी बढ़ने लगती है, तो ये इंटरनेट के पहले के दौर में ये दोनों उदाहरण जो मैंने आपको दिए वो सब हुआ था। लेकिन आज जमाना इंटरनेट का है, आज जमाना सूचना क्रांति का है, आज जमाना बुनियादी चीजों के सूचनाओं के नीचे तक पहुंचने का है, जिसे गोदी मीडिया के माध्यम से दबाने का उपक्रम सत्ता और सिस्टम दोनों साथ मिलकर खेल रहे हैं। लेकिन इस दौर में भी सूचनाएं नीचे जाने से रुकती है क्या? जी नहीं। सांप्रदायिकता और मंडल, जातिवाद और सांप्रदायिकता के बीच में क्या इस देश का नौजवान अब इन दोनों से ऊपर उठकर अपने लिए एक नए तरह की व्यवस्था को ढूंढता हुआ पा रहा है? 35 साल पहले जो इबारत लिखी गई, वो इबारत एक तरफ मंडल के सहारे जाति की राजनीति को सामाजिक न्याय के सांचे में ढालने की थी, तो दूसरी तरफ कमंडल की राजनीति सियासत में हाशिए पर पड़े राजनीतिक दलों और लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, सत्ता तक पहुंचाने के लिए कमंडल यानी राम मंदिर के सहारे हिंदुत्व की राजनीति थी। लेकिन उस राजनीति में 3.5 दशक बीतने के बाद और खासकर उस राजनीति के साथ जब लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण और भूमंडलीकरण का तड़का लगा, उस तड़के के बावजूद 35 सालों में इस देश को क्या हासिल हुआ, ये सवाल जब नौजवानों के सामने उस रूप में आता है कि सैकड़ों परीक्षाओं के पेपर पिछले 8-10 सालों में लीक होते रहे, फॉर्म भरवाकर एग्जाम 3-3 साल तक रेलवे एनटीपीसी के नहीं होते रहे, किसान अपनी एमएसपी गारंटी के लिए सड़कों पर बैठे रहे और इन सब के बीच चंद पूंजीपतियों के हाथ में इस देश की दौलत इस तरह से पहुंचती रही जैसे लगा कि इस देश की पूरी दौलत उनकी बपौती बन गई हो और इस देश का सिस्टम उसकी चाकरी में दिन रात ऊपर से नीचे तक लगा हुआ हो। तो स्वाभाविक है कि कॉकरोच नाम एक मुहावरे के शब्द में जरूर आया,
लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो सोशल मीडिया में आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन से न सिर्फ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बल्कि विपक्ष के तमाम दलों के सामने भी एक गहरी चुनौती खड़ी होती जा रही है। आखिर इस सोशल मीडिया आंदोलन को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है? एक लाइन में कहें तो सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी राजनीतिक दल से, वो राजनीतिक दल जो खुद को सत्ता और सिस्टम में बनाए हुए हैं या फिर लाने की इच्छा रखते हैं, उनसे जन आकांक्षाओं की पूर्ति होती हुई कम से कम जनता के एक बड़े हिस्से और नौजवानों को दिखाई नहीं दे रही है। राजनीतिक दल इसे मिसरीड करते रहे, इसे पढ़ नहीं पा रहे, और जब पढ़ने की जरूरत आती है उस दौर में अब इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का हवाला देकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को इंडिया में ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई इस ब्लॉक करने के बाद की परिस्थितियों में जनाकांक्षाओं को भी ब्लॉक किया जा सकता है? मुझे नहीं पता इंटेलिजेंस के पास क्या इनपुट है क्या नहीं है, जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस की इनपुट गुप्त रहनी चाहिए और सरकार जब उसे जरूरी समझे तभी सार्वजनिक की जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अब तक जो एजेंडा सामने आया है उसमें कोई भी ऐसी चीज सामने नहीं आ रही है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए माना जाए। तो क्या वाकई सत्ता इस दौर में, सिस्टम इस दौर में जनाक्रोश और जनाकांक्षाओं को लेकर डर गया है? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यह है कि इस पार्टी के एजेंडे में क्या है? पेपर लीक को लेकर के सीधे सीधे अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी। खासकर नीट वाला मुद्दा तो तात्कालिक मुद्दा है, जब देश भर के नौजवान इस पेपर लीक के खिलाफ दिन रात कोटा से लेकर दिल्ली पटना तक मेहनत करने वाले नौजवान इस सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतरते दिख रहे हैं। पेपर लीक के साथ साथ परीक्षाओं में धांधली को लेकर किसी भी राज्य का लोक सेवा आयोग हो, अगर इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दे तो वो सवालों के घेरे में घिरता नजर आ रहा है। आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर घिरता हुआ नजर आ रहा है। और इन सब के बीच सिस्टम के द्वारा सत्ता के इरादे के को कथित संरक्षण देने से जो परिस्थितियां पैदा हो रही है, उन परिस्थितियों में जरा इसके 5 प्रमुख एजेंडों पर यदि हम नजर डालें कि जो सोशल मीडिया पर भले ही व्यंग के रूप में कहा गया हो, लेकिन जो एजेंडे रखे गए हैं उस एजेंडे को जिस ढंग से समर्थन मिल रहा है तो जरा उसे भी देख लेना जरूरी है। एजेंडा क्या है? न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं दिया जाए। जुडिशियरी के फैसलों को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरा क्या है? अगर किसी वैध वोटर का, किसी लीगल वोटर का वोट काटा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी के ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। तीसरा प्रमुख एजेंडा क्या है? महिलाओं को बिना संसद में सीटें बढ़ाए 50% आरक्षण दिया जाएगा। चौथा एजेंडा क्या दिखता है? गोदी मीडिया पर बैन की परिस्थिति। और पांचवा एजेंडा यह दिखता है कि दल बदलुओं पर, पार्टी बदल करने वाले लोगों पर 20 साल तक चुनाव लड़ने पर और राजनीति में भाग लेने पर बैन लगाया जाए। इस तरह की बातों को कुछ लोग बहुत ज्यादा आदर्शवादी और ये मान सकते हैं कि व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। लेकिन सवाल है कि संभव हो या ना हो, जनता के एक बड़े हिस्से का, नौजवानों के बड़े हिस्से का अगर समर्थन मिलता दिख रहा है तो क्या 140 करोड़ लोगों के देश में अब तक महज 3 दिनों में यदि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का समर्थन सोशल मीडिया पर मिल रहा है तो क्या इसे मामूली समझा जाना चाहिए? सत्ता क्यों बैन कर रही है, इसे आसानी से यहां पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। 2 करोड़ लोग किसी भी देश में ओपिनियन मेकर के तौर पर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन तीनों के सोशल मीडिया प्रोफाइल को अगर आप ऐड करके देखने की कोशिश करें तो महज 3 दिनों के अंदर अभिजीत दीपके की कॉकरोच जनता पार्टी, जो सिर्फ सोशल मीडिया में बनी हुई एक पार्टी है, इन तीनों की साझा फॉलोअर्स की संख्या के बराबरी में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये एक मामूली क्रांति नहीं है। इंटरनेट के दौर में जेपी आंदोलन की तरह सड़कों पर क्रांति नहीं होती। इंटरनेट के दौर में एक क्रांति सोशल मीडिया पर होती है। कैसे होती है? आप सबको पता है कि ट्यूनीशिया में एक फल वाले का ठेला उलटने के साथ जिस प्रकार से वहां पर एक आंदोलन शुरू हुआ, उसने पूरे अरब देशों के बीच एक अरब स्प्रिंग का रूप ले लिया। सबको पता है किस तरह से ब्राजील में दिल्मा रोसेफ खड़ी हो गई। सबको पता है किस तरह से अन्ना आंदोलन के साथ भारत में एक पार्टी खड़ी हो गई, आम आदमी पार्टी। और किस तरह से सत्ता के ऊपर जिस तरह के सवाल उठाए गए मनमोहन सिंह की सत्ता के ऊपर,
वो सवाल बड़े महत्वपूर्ण बनते चले गए। लेकिन आज की तारीख में उसी रास्ते से अरविंद केजरीवाल आए, सोशल मीडिया के उपज, उसी रास्ते से उस आंदोलन का, उस अन्ना आंदोलन का फायदा राष्ट्रीय स्तर पे उठाने के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ अच्छे दिनों का वादा करते हुए एक नया सिस्टम भारतीय जनता पार्टी लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जनता को साफ साफ कुछ सालों में दिखने लगा कि यह सिस्टम दरअसल कॉरपोरेट के हितों का संरक्षक तो नहीं बनता जा रहा है, कॉरपोरेट के हितों का, हमारे दो जैसी परिस्थितियों का संरक्षक यदि ये सिस्टम बनता जा रहा था, तब नौजवानों के भीतर गुस्सा उपजना स्वाभाविक था। पुराने जमाने में जब गुस्सा उपजता था तो कैसे सामने आता था? छोड़ दीजिए कि नेहरू के जमाने से लेकर इंदिरा गांधी के शुरुआती दौर में कैसे राज कपूर से लेकर राजेंद्र कुमार की फिल्में चलती थी। राजेश खन्ना हीरो बनकर के आए, स्टार बनकर के आए, लेकिन जरा उनसे आगे देखें तो नौजवानों के भीतर जो गुस्सा पल रहा था वो जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों के साथ, सत्ते पर सत्ता जैसी फिल्मों के साथ एक एंग्री यंग मैन की जो उत्पत्ति हुई, वो अमिताभ बच्चन सिर्फ एक एंग्री यंग मैन की भूमिका का निर्वाह फिल्मों में कर रहे थे। दरअसल हकीकत ये थी कि यही वो दौर था जब अमिताभ बच्चन ऊपर चढ़ रहे थे तो इस देश का नौजवान जेपी के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। आज जिन लोगों को लग रहा है कि सीजेआई की एक मौखिक टिप्पणी पर इतना बड़ा सोशल मीडिया आंदोलन खड़ा हो गया, इसका भविष्य क्या होगा, तो उनके लिए जानना जरूरी है कि किस तरह से 1973 में अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के मेस की फीस बढ़ाए जाने से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश के छात्रों का आंदोलन बन गया और उसने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंका था। बड़े बड़े आंदोलन इसी तरह की चीजों से खड़े होते हैं और लोकतांत्रिक परिस्थितियों में, लोकतंत्र में यदि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होने बंद हो जाए तो लोकतंत्र में विकृतियां आनी स्वाभाविक हो जाती है। डॉक्टर लोहिया ने कभी कहा भी था कि सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत के अंदर इस तरह की परिस्थितियों को क्या रीड नहीं किया गया? याद कीजिए सोनम वांगचुक का आंदोलन लद्दाख के अंदर। दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने सोच लिया था कि कश्मीर से अलग करके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बना देने से यह आंदोलन रुक जाएगा, ये कश्मीर वहां के नौजवानों का दिल जीत लेंगे। लेकिन नौजवानों का दिल जीतने के लिए जो मुद्दे हैं वो पेपर लीक रोकना है, जो मुद्दे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है, जो मुद्दे हैं वो आईटी सेक्टर को बढ़ावा देना है, जो मुद्दे हैं उसमें किसानों की एमएसपी गारंटी को सुनिश्चित करना है, पर्यावरण के मुद्दे हैं, आरक्षण के मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे हैं। लेकिन इस देश के अंदर चल क्या रहा था? अग्निवीर जैसी अस्थायी नौकरी सेना के अंदर। दूसरा क्या चल रहा था? एआई के दौर में भारत का आईटी सेक्टर पिटता जा रहा था। जो सैलरी आईटी सेक्टर में 98-99 में स्टार्टिंग सैलरी थी 15-20 हजार रुपए, वही सैलरी आज भी 27-28 साल बाद भी अगर बनी हुई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के अंदर जहां रुपए की कीमत कहां से कहां गिरकर पहुंच गई, लेकिन अभी भी रुपए में उतना ही पेमेंट एक शुरुआत करने वाले आईटी इंजीनियर को हो रहा है। तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि लोगों के भीतर गुस्सा कितना बढ़ रहा था। हमेशा दुनिया में किसी भी आंदोलन का नेतृत्व मिडिल क्लास ने किया है। मध्य वर्ग जब तक खड़ा नहीं होता तब तक दुनिया के अंदर कोई आंदोलन नहीं होता। और खास करके एक ऐसे देश में, एक ऐसी परिस्थिति में जहां चुनावी हिंदुत्व की बयार में कोलकाता से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर दिल्ली तक जिस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही है कि एक ही पार्टी हावी होती जा रही है, लोगों में जो निराशा फैल रही थी, कहीं ना कहीं उस पार्टी के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस पार्टी के लिए भी और दूसरे राजनीतिक दलों के लिए भी ये कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया प्रयोग एक चेतावनी की तरह है। चेतावनी इसलिए कि भारत में वैकल्पिक राजनीति के लिए अब भी स्पेस बना हुआ है। और इस स्पेस को लद्दाख की घटना तक मत देखिए, इस स्पेस को देखना हो तो सवाल ये उठता है कि थोड़ा तमिलनाडु का भी रुख कर लिया जाए। तमिलनाडु में पिछले 6 दशकों से लोग देख रहे थे कि डीएमके बनाम एआईएडीएमके कैसे हो रहा था, किस तरह से सत्ता और सिस्टम को दो पार्टियों ने बारी बारी से रोटेशन के सिस्टम के तहत अपने लिए बांट रखा था। लेकिन जनता ने उस पर ब्रेक लगा दिया। एक फिल्म अभिनेता थलपति विजय सामने आते हैं, नई पार्टी आती है टीवी के और वो पार्टी लगभग बहुमत के करीब पहुंच जाती है। ये उस राज्य की कहानी है जिस राज्य में
50% से ज्यादा जनसंख्या शहरी है। जिस राज्य के का इस देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले राज्यों में गिनती होती है, और जिस राज्य के अंदर खराब हालत में भी आर्थिक सेहत बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। ये उस तमिलनाडु की कहानी है। लेकिन जब मद्रास के अंदर, चेन्नई के अंदर इस तरह की परिस्थितियां बन रही है, तो फिर इस तरह की परिस्थितियों को, एक तरफ चेन्नई, दूसरी तरफ लद्दाख, तीसरी तरफ की परिस्थितियों को देखें तो चाहे एसएससी का आंदोलन हो या रेलवे एनटीपीसी का 2022 का आंदोलन हो, या मौजूदा दौर में पेपर लीक के खिलाफ नीट से लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, पटना हो, प्रयागराज हो, दिल्ली हो, जो सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों के आईने में यदि सिस्टम खुद को सांप्रदायिकता की बयार और उस आड़ में छुपा लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए भी एक गंभीर चेतावनी है कि अभी की स्थिति में ये सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है कि अभिजीत दीपके क्या कर रहे हैं। छोड़ दीजिए इन बातों को कि अभिजीत दीपके को कुछ लोग आम आदमी पार्टी के साथ उनके पुराने संबंधों को जोड़कर देख रहे हैं कि कभी वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। छोड़ दीजिए इन बातों को कि वो 7 समंदर पार बोस्टन में बैठे हुए। सवाल यह है कि जिस नौजवान को कोई जानता पहचानता नहीं है, वो इस देश के अंदर व्यवस्था से क्षुब्ध होते हुए लोगों की संख्या का बढ़ना ही है कि जिसे जानता पहचानता नहीं, उसके पीछे 2 करोड़ से ज्यादा लोग खड़े हो गए। और अगर इतने लोग खड़े हो रहे हैं तो आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए भी दिक्कत है, आरएसएस के लिए भी दिक्कत है, और राहुल गांधी के लिए भी दिक्कत है। सबकी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलेंगी। शशि थरूर ने तो साफ साफ ट्वीट करके कहा है कि बैन वाली बातें समझ में नहीं आती कि क्यों अकाउंट सस्पेंड किया गया, लेकिन एक बात तो साफ है कि वो इस पार्टी के प्रयोग को आगे बढ़ते हुए देखने को उत्सुक है। अब ये बात शशि थरूर कह रहे हैं। शशि थरूर की याद जब भी जेहन में आती है, उस नाम, उस चेहरे के सहारे आती है जब हम लोगों ने कॉलेज में होने के बावजूद ट्विटर का नाम नहीं सुना था। पहली बार ट्विटर का नाम ही सुना जब शशि थरूर आए। शशि थरूर भारत में राजनीति करने आए तो ट्विटर क्या होता है, ट्वीट क्या होता है, पहली बार उस शब्द से साबका पड़ा था। आज की तारीख में अगर अन्ना आंदोलन को हम कहें कि फेसबुक का आंदोलन था, 2014 में मोदी की आंधी को यदि कहा जाए कि ये फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर का साझा आंदोलन था, उसके सहारे चलने वाला आंदोलन, लोकतांत्रिक आंदोलन या सत्ता परिवर्तन का आंदोलन, तो आज जिस प्रकार से इस देश का जेनजी जिधर जा रहा है उधर देखने की कोशिश करें। इंस्टाग्राम के ऊपर इतने ज्यादा बड़ी संख्या में यदि नौजवान एक सटायर और व्यंग वाले पेज के साथ जुड़ते हुए नजर आए, तो भविष्य के अंदर एक अलग तरह की परिस्थितियों को बनने से रोका नहीं जा सकता। यह बात जरूर है कि राजनीतिक दल राजनीतिक तरीके से बनने चाहिए, इस तरह से राजनीतिक दल बनने नहीं चाहिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या राजनीतिक दल इस देश की समस्याओं के समाधान के लिए खुद को मजबूती से सामने रख पा रहे हैं? जो सत्ता में है उन्हें कॉर्पोरेट की चिंता है, आम आदमी की छोड़ दीजिए। जो विपक्ष में है वो सामाजिक न्याय और सिस्टम की बातें कर रहे हैं, तो राष्ट्रद्रोह जैसी बातें उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। कौन कितना गद्दार है, कौन किसके साथ गद्दारी कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप के बीच आम आदमी को अपनी समस्याओं का निदान नहीं मिल रहा है। यहीं से कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्रयोग के लिए गुंजाइश खड़ी हो रही है। और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्रयोग के लिए गुंजाइश जब एक अनजान से नौजवान ने खड़ी कर दी, तो आने वाले समय की आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि जिस मुगालते में भारतीय जनता पार्टी है कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हर जगह उसका राज कायम हो गया। पटना में, पाटलिपुत्र में, जहां से मगध साम्राज्य शुरू हुआ था, वहां उसका राज कायम हो गया। तो अब भला 2047 तक कौन रोकेगा? ये अगर मुगालता भारतीय जनता पार्टी को है तो इस मुगालते के ऊपर एक कड़ा प्रहार है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को यदि ये लग रहा है कि सत्ता एक कन्वेयर बेल्ट पर है, जनता जल्दी जब भी कौन भाजपा से नाराज होगी उसे ही सत्ता सौंप देगी, उसके लिए भी एक सवालिया निशान है। इसी मानसिकता पर शीला दीक्षित से लगातार चुनाव हार रही भारतीय जनता पार्टी जब बीच में खुद को ये पा रही थी कि आज नहीं तो कल जब भी शीला दीक्षित हारेंगी भाजपा ही आएगी, वहां आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई थी। तो क्या ये राष्ट्रीय स्तर का अरविंद केजरीवाल प्रयोग हो सकता है? इसके लिए कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो ढंग से इस पार्टी का भारत के लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है।
लेकिन जनता के दिलो दिमाग में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके पीछे जो सवाल है, सवाल क्या है कि क्या वाकई जिस तरह से चुनाव में जनादेश आ रहा है वो जनता की भावनाओं की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है या इसके पीछे कहीं कोई खेल है। विपक्षी दलों से जनता निराश क्यों है? विपक्षी दल आरोप तो लगा रहे हैं, चुनाव बहिष्कार की हद तक एक चुनाव में भी नहीं जा रहे हैं। फिर यह सिस्टम हटेगा कैसे, सुधरेगा कैसे? और जब तक सुधरेगा नहीं तब तक इस सिस्टम का यूं ही प्रतीकात्मक विरोध राहुल गांधी करे, अखिलेश यादव करे, ममता बनर्जी करे या केसीआर करे या अरविंद केजरीवाल करे या कोई और करे, इससे समाधान निकलना नहीं है। जनता समाधान चाहती है। अब समाधान के लिए अगर उसे कोई अभिजीत दिपके दिखाई पड़े, कोई थलपति विजय दिखाई पड़े, कोई सोनम वांगचुक दिखाई पड़े, कल को कोई और कहीं दिखाई पड़े, किसी के साथ वो जा सकते हैं। जन भावनाएं कभी भी किसी चेहरे के पीछे बंधुआ मजदूर की तरह रहने के लिए तैयार नहीं होती। कौन जानता था 1985 में कि एक तरह से कहा जाता था कि संजय गांधी के पीछे पीछे राजनीति करने वाला एक नेता जिनका नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह है, उनके पीछे 1987 आते आते पूरा देश खड़ा हो जाएगा। कौन जानता था कि राजनीति से लगभग संन्यास ले चुके, सार्वजनिक जीवन को छोड़कर सर्वोदय जैसे आंदोलनों में कूद चुके जयप्रकाश नारायण की एक अपील पर अहमदाबाद के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुआ छात्र आंदोलन पूरे देश में फैल जाएगा। जब जनता तैयार होती है तो नेता भी ढूंढ लेती है, मुद्दे भी ढूंढ लेती है और व्यवस्था से टकराने का साहस भी ढूंढ लेती है। लोकतांत्रिक साहस क्या मौजूदा दौर में जो नेपाल में हुआ वही भारत में होगा? थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं कि सत्ता और सिस्टम और सबसे बड़ी बात कि इस देश की मानसिकता किस तरह से चुनावी हिंदुत्व के दायरे में जो खुद को बहुत खुशफहमी में पा रही थी, उस खुशफहमी के ऊपर मौजूदा चुनौती को किस तरीके से देखने के लिए खुद को तैयार कर पाती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।